हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। बहुत अहम खबरें हैं इस हफ्ते। जिस तरह से खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर, शायद हफ्तों की, महीनों की बड़ी खबर है कि ईरान को बड़ी कामयाबी मिली इजराइल के खुफिया मालूमात, न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक खुफिया मालूमात। और न सिर्फ वहां की मालूमात, बल्कि जो दूसरे मुल्कों से उसके खुफिया मुआहदे हैं न्यूक्लियर मामले में, वो भी सब ईरान को मिल गए हैं। वो बहुत जल्दी उनको अफशा करने जा रहा है, बताने जा रहा है। कुछ कुछ हिस्सों को, जाहिर है सभी तो चूंकि सिक्योरिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी डिफेंस की सलाहियत को और हमला करने की सलाहियत को इससे मजबूती मिलेगी। उस पर बात करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज और मिडिल ईस्ट के खास एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो डिप्लोमेट के तौर पर भी दूसरे मुल्कों में रह चुके हैं और इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई किताबें आपने लिखी हैं। आज हम एक तो ये बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो एक ये बड़ा वाकया सामने आया है, उसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो गाजा को इमदाद पहुंचाने वाला फ्लोटिला, जिसका नाम मेडलिन रखा गया, उसमें ग्रेटा थनबर्ग और उनके और साथी जिनको गिरफ्तार किया गया, अभी तक कोई खबर नहीं आई है उन्हें छोड़ने की, उन्हें वापस जाने की। और अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कहां अटकी हुई है। बहुत जल्दी ईरान अमेरिका को जो प्रपोजल आया था उसका काउंटर प्रपोजल देने वाला है। जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो खुफिया इतनी बड़ी कामयाबी मिली, और एक तादाद के मुताबिक 2024 में 34 इजरायली पकड़े गए हैं ईरान के लिए खुफिया मदद करने के इल्जाम में, और ये अब इतनी बड़ी खबर सामने आई। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं कि कितनी कितनी बड़ी कामयाबी है ईरान की इसमें? जी, आपके व्यूअर्स को मैं बताता हूँ को पिछले साल जनरल असेंबली में इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा सनसनीखेज मामला उठाया था। वो ये कि ईरान के जो है न्यूक्लियर सीक्रेट्स हमारे हाथ पहुंच गए हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ईरान का खुफिया प्रोग्राम जो है यहाँ चल रहा है, वहां चल रहा है, इनका ये कर रहे हैं बोल के बड़ा चढ़ा के बताए। और बताया कि ईरान का प्रोग्राम जो है बहुत खतरनाक है, सिर्फ इसराइल के लिए नहीं और इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये हावी होना चाहते हैं बोल के बहुत बड़े पैमाने पे प्रोपेगेंडा किया। और उस दस्तावेज को उन्होंने कहा कि ये बहुत ही क्लासिफाइड, हाईली सीक्रेट है, और ये बताता है कि हमारे जासूस जो है ईरान के गहराई और कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो ये जवाबी हमला समझिए ईरान की तरफ से कि उन्होंने भी जो है इतनी ही बड़ी तादाद में इसराइल के न्यूक्लियर सीक्रेट्स को वहां से निकाल के अब उनके पास हैं, जिसके तहत 2 इजरायली अरेस्ट किए गए हैं इस मामले में। और पूरी जांच पड़ताल हो रही है इसराइल में कि ये बड़ा हादसा कैसा हुआ। देखिए, सभी देशों को, लोगों को पता है कि इसराइल का डिमोना रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रांस की मदद से 50s में स्थापित किया गया था, और उसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी से उसको लाजा गया है। और वहाँ हथियार के लिए भी एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, और आशंका की जाती है कि कम से कम 250 न्यूक्लियर वेपन जो है इसराइल के हाथ में है, जो कि कभी भी इस्तेमाल कर सकता है जब उनके देश को खतरा होता है। तो ये मोसाद का काम जो है, जिसके तहत ईरान के हाथ में दस्तावेज आए हैं न्यूक्लियर सीक्रेट्स,
इसके तहत जो है जो मोसाद काम करती है, सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही नहीं, पाकिस्तान के, भारत के भी, और सऊदी अरब और इमारात और सीरिया और इराक, ये कई देशों के न्यूक्लियर इशू पे इतनी बारीकी से मोसाद जो है काम करते हैं, हर तरीके से इंफॉर्मेशन और दस्तावेज इकट्ठा करते हैं। तो ये जखीरा है, ये मोसाद एजेंट्स का, जो सालों साल लगते हैं इनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है, और इससे पता चलता है कि सिर्फ इजराइल का मोसाद ही इतना गहराई तक नहीं जा सकता, लेकिन ईरान के पास भी ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के जो भी वो करते हैं, न्यूक्लियर सीक्रेट्स हो या बेसिस हो या स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं। जिस तरीके से 2 बार ईरान ने इजराइल पर हमला किया, निशाना बनाया, 200-250 से ज्यादा मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल भेज के। तो ईरान के पास इतनी बड़ी तादाद में इजराइल का इंफॉर्मेशन होना, उसके अलावा हिजबुल्लाह के पास भी होना, क्योंकि उन्होंने इतने डायरेक्ट निशाने मारे हाइफा, टेल अवीव के पास और डिमोना रिएक्टर के पास और दूसरे स्ट्रेटेजिक ठिकानों पे, कि इजराइल की एजेंसी शिनबेत और मोसाद और वहाँ की पुलिस और मिलिट्री जो है चौकन्ना हो गई कि ये दुश्मन हमारे इतना कुछ जानते हैं हमारे बारे में। और इसमें मैं कुछ सरप्राइज नहीं हुआ जब ईरान से ये न्यूज आई, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले ही करता आ रहा था ये, और हुतियों को भी पता है कि कहाँ निशाना बनाना है इजराइल में। सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरान ही नहीं, हुतियों के पास भी, जो कि वो पहाड़ी लोग और पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, लेकिन उनके पास भी इतना खुफिया इंफॉर्मेशन है कि बेंगुरियन एयरपोर्ट को किस घंटे में, रात में या दिन में फ्लाइट्स कब जाती हैं, कब निशाना बनना है, उनको पता है। और उनके मिलिट्री बेसिस कहाँ हैं आसपास में, और ड्रोन के अड्डे कहाँ हैं, और एलीट फोर्स जो मानी जाती है उनके अड्डे कहाँ हैं, कंटोनमेंट्स कहाँ हैं, सब। तो जो इजराइल एक गूगल मैप की तरह ओपन सोर्स हो गया है, वो जानता, वो मान के चलता था कि मोसाद के खिलाफ कोई और इतनी तेज या सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने वाले एजेंसी नहीं होगी। सबसे आला दर्जे के स्पिनाज और सीक्रेट एजेंट्स उन्हीं के पास हैं। तो अब इजराइल को धीरे धीरे मजा चक रहा है कि ये दूसरे भी जो है पीछे नहीं है, वो भी इजराइल के बारे में हासिल कर सकते हैं ऐसी खुफिया जानकारी, चाहे वो मिलिट्री हो, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो या सिविलियन एयरपोर्ट्स हो वगैरह सब। तो जो ईरान ने करके बताया है, तो हालांकि वेस्टर्न प्रेस में इसको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली है, और वो बार बार पूछ रहे हैं कि इनके पास क्या एविडेंस है कि ये ईरान इस तरह से कार्रवाई किया है, हमें सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, बोल के बार बार निशाने पर लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। वो तो एक्सपेक्टेड था कि ये मानेंगे नहीं बोल के, लेकिन धीरे 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 जैसा विकीलीक्स को जूलियस अससांज ने उन्होंने धीरे धीरे करके जो रिलीज किया, उसके बाद पता चला कि अमेरिका इराक में क्या कर रहा है, कितने लोगों को वहां मारा है, कितने लोगों को रेंडिशन में पकड़ के दूसरे मुल्कों में टॉर्चर किया बोल के। तो और सऊदी अरब ईरान के बारे में क्या कहता है, सांप की नाक काटना या बल काटना बोल के जो साजिशें बता रहे थे बहरीन और इमारात और सऊदी मिला के, बहुत सारी चीजें भारत के बारे में भी विकीलीक्स में काफी कुछ निकला। तो ये न्यूक्लियर सीक्रेट सिर्फ मेरे इजराइल के बारे में ही नहीं, इजराइल दूसरे देशों के बारे में भी क्या करता है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, या तुर्की हो, या शाम हो, या इराक हो, सऊदी हो, इमारात हो, जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत वो दोस्ती का हाथ बटाए हैं, लेकिन उनपे भी जो है ये स्पाइंग करते हैं ये मोसाद के, कि कहीं ये अरब देश न्यूक्लियर हथियार बनाने के होड़ में तो नहीं है।
और टर्की भी जो है रूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर कर रहा है। और पहले लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी ने भी कोशिश की थी। उसके बाद कई मुल्क इस रेस में लगे हुए हैं। तो इसराइल को जो है उनके एजेंट्स लगातार इस चक्कर में हैं कि अरब देश जो है पहले टैंक्स खरीदते थे जिसपे वो निगाह रखते थे, हवाई जहाज लेते थे उस पर निगाह रखते थे, कि पायलट्स कितने दूसरे देशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उन पर निगाह रखते थे, और स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स क्या पढ़ रहे हैं उन पर निगाह रखते थे। तो अब जो है धीरे धीरे ये सब पर्दाफाश हो रहा है इसराइल का, और वो जो लूपहोल बोलते हैं, कमजोरी जो है इसराइल की, पूरी दुनिया में अब खुलेआम पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और दूसरे देशों पे कैसा स्पाइंग करते हैं। जी, ये बिल्कुल एक तरह से ईरान ने अपने आप और अपने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो नजरियाती तौर पर उनके दोस्त लोग हैं इस पूरे इलाके में, उनको ये तमाम इंफॉर्मेशन दे करके एक तरह से इजराइल और अमेरिका और उन जैसे मुल्कों के लिए बहुत मुसीबत बढ़ा दी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त जो लीड खबर है प्रेस टीवी की ईरान की, उसमें आईआरजीसी के सरबराह ने कहा कि ईरानी मिसाइल जो है वो इजराइल के टारगेट को ज्यादा प्रिसाइजली अब अटैक कर सकेंगे इस इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक के बाद। और साथ साथ ईरान ने यह भी कहा है कि इजराइल टारगेट लिस्ट ऑन टेबल सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज टू बी टारगेटेड इन केस ऑफ अटैक। यानी अगर इजराइल ईरान के खिलाफ हमला करता है तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बराह रास्त प्रेसाइजली हमला किया जाएगा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है 2010 का, फरवरी 2010, ईरान के इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जो इतना बड़ा ऑपरेशन था कि अगर वेस्टर्न एजेंसी कोई करती तो शायद अब तक फिल्म भी बन चुकी होती उस पर। वो था अब्दुल मलिक अल रेगी, जो पाकिस्तानी था और सीस्तान बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज चलाता था, और बिल्कुल अलकायदा के लाइन पर। और अमरीकी सीआईए के लोगों से काबुल में एक दिन मिलता है और वो कहते हैं कि किर्गिस्तान में हमारे सीनियर से जाकर के मिलो। काबुल से दुबई की फ्लाइट लेता है, दुबई से किर्गिस्तान के लिए फ्लाइट लेता है, और जैसे ही जहाज ईरान के एयर स्पेस में दाखिल होता है तो बंदर अब्बास पर ईरानी उसको जहाज से उतार लेते हैं और उसी सीट नंबर से उसको गिरफ्तार कर लेते हैं बगैर एक गोली खर्च किए। और उसी दिन तेहरान में इंटेलिजेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक दिन पहले की तस्वीर काबुल की दिखाता है कि ये हमारा दुश्मन था, इसे हमने गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। अब मैं चलना चाहता हूं दूसरी तरफ, वो ग्रेटा, मैं उसमें एक मिनट एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी जी जी। देखिए, ये अभी जो आपने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इजराइल जो है सिर्फ दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर ही टारगेट नहीं है। क्यों उसके पास, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन है, 200 से 250 न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो एक तरफ एक अड्डे पे या एक बेस पे नहीं रखते, वो उसको डिस्पर्स करते हैं कई इलाकों में, नेगोब से लेके। चूंकि इजराइल बहुत छोटा मुल्क है तो ये बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन की तरह ये रखते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, और इसीलिए उनको खदशा है इजराइल को कि अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इजराइल पे हमला हुआ ईरान का, तो इस न्यूक्लियर वेपन्स को भी जो है एक्सप्लोड हो सकते हैं। आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उसमें रेडिएशन होता है, हजारों के अगर बम इस्तेमाल भी नहीं किया तो फट सकते हैं वो उस जगह जब बंकर्स में रखते हैं या सीक्रेट लोकेशंस में रखते हैं या दूसरी जगह रखते हैं। तो इससे जो नुकसान होगा, डैमेज होगा, और सिविलियन कैजुअलिटीज जो होंगे बहुत कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए बार बार ऑफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस बोल के इजराइल किसी भी हालत में दूसरे देशों को अपने अड्डों पे हमला करने से बचने की कोशिश करता है। इसलिए इसमें अमेरिका भी शामिल होते हैं, बर्तानिया, फ्रांस भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स पे या अड्डों पे बमबारी होती है, जो कि ईरान कर सकता है,
और कोशिश भी की 2 बार जो हमले हुए। तो ये बहुत ही खतरनाक हो गए, हजारों की तादाद में यहूदी मर जाएंगे, और यहूदी मर गए वहां 100 भी 200 भी, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा कि अमेरिका ने उनकी दिफा नहीं की, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, क्योंकि अमेरिका ये सब इजराइल जो है जो भी कर रहा है उनके बिहाफ कर रहा है, अमेरिका के बिहाफ या ब्रिटेन के बिहाफ कर रहा है। तो ये इसीलिए 100% नहीं 200% गारंटी चाहते हैं कि दूसरे देश इजराइल पे हमला ना करे, क्योंकि अगर ईरान के मिसाइल सऊदी के एयर स्पेस से जाते हैं तो वहीं मार गिराना चाहते हैं, इजराइल तक पहुंचे ना बोल के। तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं वो, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और पता नहीं क्या क्या उनके एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम होता है। तो ये पूरे नाकाम हो गए जब ईरान ने 2 बार हमला किया, जब हूथियों ने हमला किया और हिजबुल्लाह ने हमला किया। तो यही डर है, खदशा है कि इतनी खुफिया बातचीट जो है सीक्रेट लोकेशन अड्डों की ईरान के पास और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के पास मिल गया है, और जो है जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था इजराइल का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यही डर से इजराइल ईरान पे हमला नहीं करना चाहता है, और अमेरिका भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि ईरान को तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन उससे बढ़ के जो है इजराइल और अमेरिका की छवि पे इजराइल ले जाएगा और उससे नुकसान होगा। जी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस खुलासे से, इतनी इंफॉर्मेशन ईरान के पास पहुंचने के बाद, इसका कोई असर अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत पर कोई असर पड़ेगा? जी जरूर, उनको पता हो गया कि ईरान मामूली देश नहीं है, जैसा शाम था या इराक था या सऊदी है या मिस्र है, जो कि ये कारनामा नहीं कर सकते। ईरान की पहुंच जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं है और हथियार बनाने में ही नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस भी इतनी बहुत तेज है। देखिए, कई इजरायली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने साइबर के जरिए उन पे हमला किया था। वहां रेलवे सिस्टम ठप हो गया था, रिफाइनरीज ठप हो गए थे, और बहुत सारे सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा साइबर अटैक से, जो कि इजराइल ईरान पे करता था। तो ये टिट फॉर टैट जवाबी हमला, एक्शन रिएक्शन होता आ रहा है, और इजराइल को पता हो गया कि इस टेक्नोलॉजी में ईरान पीछे नहीं है। अगर वो करते हैं तो जवाबी हमला वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो दूसरे देशों में इतनी क्षमता नहीं थी, शाम में हो या इराक में हो या मिस्र में हो, लेकिन ईरान से जो है और उनका डर बढ़ गया है कि अगर हम कुछ करें कार्रवाई तो ईरान भी पीछे हटता नहीं, इसमें जवाबी काम कार्रवाई करेगा बोल के, चाहे वो मिलिट्री अटैक हो, साइबर अटैक हो या स्पिनाज हो, स्पाइंग हो वगैरह, सब हर शोबे में ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब देने का सलाहियत और ताकत रखता है, जो कि इजराइल डर रहा है। उससे बढ़ के उसका सुपर सपोर्टर अमेरिका भी डर रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था इजराइल का, वो धीरे धीरे जो है उसके दुश्मन उस पर हावी होके उसको डोमिनेट करके उसको भी शिकस्त दे सकते हैं बोल के। जी 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 जी, मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि ट्रू प्रॉमिस 2 जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया था, उसमें बाकायदा डिटेल्स आई थी कि डेमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर से उड़ करके उनकी बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट तक पहुंची थी। और एक और खबर आई थी पाशा साहब 7 अक्टूबर के बाद, कि ये जो हमास के लड़के इजराइल में गए थे, वो उनकी खुफिया एजेंसी के जो कंप्यूटर सर्वर, जो ये समझिए कि दिमाग जो होता है इंफॉर्मेशन का इकट्ठा, वो उठा करके लेकर के गए थे। और उसके बाद ईरान ने यह ऐलान किया था कि 35, कम से कम 35 मुल्कों में मोसाद के लिए, इजरायली एजेंसियों के लिए जो काम करने वाले एजेंट्स हैं, उनकी शनाख्त उनके पास है, और वो अपने दोस्त मुल्कों को वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे बाकायदा कि आपके मुल्कों में कौन कौन मोसाद के लिए काम करता है। तो ये इस हद तक ईरान मुसलसल काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये जो इमदादी जहाज को रोका गया जिसमें ग्रेटा थनबर्ग और 12 और एक्टिविस्ट थे, उसको
बहुत ही सिंबॉलिक किस्म का कदम था, बहुत ही कम एड थी उसमें, जाहिर है एक छोटी सी कश्ती में कितनी मदद जा सकती है, इसको भी इजराइल ने रोक दिया। और अब दुनिया भर से बहुत से मुल्कों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमास ने कहा कि ये समंदरी डकैती है, कई और मुल्कों ने कहा कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है जो इजराइल ने की है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जहाज पहली बार गाजा ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। आपको याद होगा तुर्की की भी एक जहाज इसी तरह एड वहां खाने पीने की चीजें लेके जाना चाहते थे, लेकिन इजरायली फौज ने बमबारी करके उसको, वहां के लोगों को जख्मी करके मार भी दिया था, कई लोगों को तुर्की के। और उसके बाद कई प्रयास हुए जिसका जिसके आंकड़े वेबसाइट में या गूगल में मिल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन के लॉ के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के खिलाफ है। और ये चैलेंज है सिर्फ इजराइल को ही नहीं, बल्कि अमेरिका और दूसरे देशों को भी जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की ये नाकाबंदी में। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये जहाज जो है बर्तानिया में रजिस्टर्ड है, और बर्तानिया का जो झंडा फ्लैग लेके सिसिली से निकला था, मिस्र होते हुए गाजा की तरफ बढ़ रहा था, जब इसको इजरायली फौज ने घेर लिया और वहां ड्रोन से अटैक करके केमिकल डाले और उनको बेहोश करने की कोशिश करे और बंधक बना लिए, जिसमें 6 फ्रांस के बाशिंदे थे और एक डॉक्टर भी थे उसमें, और तुर्की के थे, नेदरलैंड्स के थे, और बर्तानिया के भी थे, तो स्वीडन के भी थे, ग्रेटर थम्बर्ग बोल के। तो उन्होंने आग्रह किया कि स्वीडन गवर्नमेंट्स के आप जल्द से जल्द इस मामले में इंटरवीन करके इजराइल पे दबाव डाल के इनको रिहा करें बोलते। तो ये इंटरनेशनल फिगर हैं ग्रेटर थुम्बर्ग, और इतनी आसानी से जो भी इनको ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ये पूरा इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगा। तो ये खुद न्यूज बन गई है, और वहाँ के लोग, गाजा के लोगों के सहानुभूति के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम है। और इसराइल को एक्सपोज करना है कि वहाँ जो भी नरसंहार हो रहा है, जो देश चुपचाप हैं, जो सिर्फ लिप सर्विस देते हैं, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी के, हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम फलस्तीन को रिकग्निशन कर देंगे, ये सब बनाई हुई बात है, कुछ असल में करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये खुद देश इसराइल को असला दिन रात भेज रहे हैं, और जो भी पैसा या मदद चाहिए ये मुल्क कर रहे हैं इसराइल को इस नरसंहार में जारी रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी ये नाकामयाबी है, डिफीट है इसराइल के लिए, और उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि मासूम लोगों को जो इमदाद मुहैया है, जो मिलना चाहिए, वो ये छोटे जहाज से भी प्रिवेंट कर रहे हैं इसराइल बोल के। हालांकि इसराइल का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि उनको हमास जो 7 अक्टूबर को किया उसके बारे में फिल्म बताएंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी इमदाद उस जहाज में थी सिर्फ इनको खाने पीने की चीजें थे, गाजा को मदद करने की इसमें कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो विजुअल्स आए हैं हमें पता है कि उसमें बच्चों के लिए पाउडर, मिल्क पाउडर भी था, और मेडिसिन भी थी, और बहुत सारे इमदादी चीजें भी थी, जिसका विजुअल साफ नजर आ रहा है। तो इजरायली प्रोपेगेंडा इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोगों को अच्छी तरह दिख रहा है कि वहाँ मेडिसिन के डब्बे हैं और मिल्क पाउडर के डब्बे हैं। तो मिल्क पाउडर तो इतने बड़े बड़े लोग इस्तेमाल नहीं करते जहाज में, और मेडिसिन तो इतने बड़े पैमाने पे वहाँ इस्तेमाल नहीं करते, जो एनेस्थीसिया के हैं, बैंडेजेस हैं, और गोलियां हैं, दवाएं हैं वगैरह, सिरिंजेस वगैरह सब। तो इजरायली प्रोपेगेंडा हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इसको डिस्क्रेडिट करने की, इसको नजरअंदाज करने की, इसको नीचे नजर से दिखाने की, लेकिन ये प्रोपेगेंडा सक्सेस नहीं हो रहा है, इसमें कामयाबी इजराइल को नहीं हो रही है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अलावा जो नेतन्याहू को अरेस्ट वारंट दिए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें साउथ अफ्रीका और 14 देश इसमें शामिल हैं इसराइल के खिलाफ नरसंहार में, और सबसे बढ़ के अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, इनकी भी शर्मिंदगी हो रही है। ये भी
पर्दाफाश हो गए हैं कि आप कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, और मासूम लोगों की जानें जब जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते और इमदाद भी नहीं भेज सकते बोल के, ये सब पूरा जो है वहाँ की गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर पड़ेगा। जैसा मुजाहरे हो रहे हैं हर दिन बर्तानिया में, एम्स्टर्डम में, फ्रांस में वगैरह, सब हर दिन लोग सड़कों पे हैं कि गाजा के लिए इमदाद भेजिए बोल के, उनके गवर्नमेंट्स पे दबाव बढ़ता जा रहा है। जी जी, इसमें एक और प्रोपेगेंडा वीडियो आई इजराइल की तरफ से जो आईडीएफ ने जारी की, वो ये कि जिस वक्त उनको डिटेन किया जा रहा है तो उन्हें एक एक बर्गर और एक पानी की बोतल दी और उसको अच्छे से वीडियो बनाई ताकि दुनिया के सामने ये दिखाया जा सके कि इजराइल बहुत ही ह्यूमैनली, इंसानियत दोस्त काम कर रहा है। और वो भी वीडियो बाकायदा जारी की इजराइल ने। मुश्किल से 10 पानी बोतल और 10 बर्गर देने का इतना बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश इजराइल ने की। बहरहाल, अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ईरान की तरफ से यह बात आई है कि अब वो बहुत जल्द जो अमेरिकी प्रपोजल भेजा गया था उसका वो जवाब बहुत जल्दी देंगे। और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने यह कहा कि इस प्रपोजल में ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां हैं उसके हटाने का कोई जिक्र नहीं है जो अमेरिका की तरफ से आया। तो इस किस्म के बेहुदा प्रपोजल भेजने का मतलब क्या होता है? क्या टाइम खरीदने की कोशिश है, टाइम गुजारने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से, या कोई इसमें कहीं कोई नेक नियति है? क्या लगता है? देखिए, मुझे ये मंजर जो है यूक्रेन की तरफ से याद आ रहा है, क्योंकि पिछले 3-3.5 महीने में अमेरिका ने सऊदी अरब के जरिए रियाद में 2 बार बातचीत कराई यूक्रेन के मामले को लेकर रशिया से। उसके बाद तुर्की में भी 2 बार से ज्यादा बातचीत हुई है और कई और कैपिटल्स में भी बात हुई है। लेकिन जो सीरियसनेस से बातचीत होना था, जो रूस एक्सपेक्ट कर रहा था, उसमें नहीं हुई है। तो सिर्फ दिखावे के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये बता रहे हैं कि हमने कोशिश किया रियाद में, तुर्की में वगैरह वगैरह करके। जो बातचीत रूस चाहता है, जो बेसिस, उस पे कोई उसको नजरअंदाज करते जा रहे हैं और इसीलिए वहां कुछ प्रयास नहीं हुआ है, कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। उसी तरीके से जो है ये जो भी ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर इशू पे एग्रीमेंट हो और दूसरे मामले पर भी बातचीत हो, तो ये जो है फॉर्मेलिटी की तरह ओमान में और रोम में वगैरह सब बातचीत हो रही है। और जो असल डीप स्टेट है अमेरिका में, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, वॉल स्ट्रीट हो या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या नियोकॉन्स हो या पेंटागन हो, उनका रवैया जो है जूं का तू है कि ईरान को किसी भी तरह ईरान पे हमला करके इसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है साइट्स को खत्म करना है बोल के वो उनका एजेंडा बना हुआ है। ये सिर्फ मुखौटा है कि बातचीत चल रहे हैं, हम पूरी कोशिश की है और ईरान जो है ठुकरा दिया बोल के। तो जो स्टीव विटकॉफ अमेरिका के जो एनवाय हैं वो जिगजैग करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कि आप मेडिसिन के लिए, रिसर्च के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी बार जब आते हैं तो वो कहते हैं कि पूरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म करना होगा, हेवी वाटर प्लांट्स बंद करना होगा। और ट्रंप कुछ कहते हैं कि हमें कुछ भी शुबा हुआ, शक हुआ, तो हम बमबारी करके उसको उड़ा सकते हैं और नष्ट कर देंगे और खत्म कर देंगे बोल के धमकियां दे रहे हैं। और जैसे कि आपने फरमाया, इसमें सैंक्शंस उठाने की बार बार बात ही नहीं हो रही है और कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो इसको गुमराह करने के लिए ये सब जो है रोम में और दुबई में बातचीत हो रही है। कोई मेरे ख्याल से सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि इतना दबाव है ट्रंप के ऊपर इजराइल की तरफ से और पेंटागन और डीप स्टेट, सीआईए और वॉल स्ट्रीट की तरफ से और ये ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से। तो इसको कामयाबी होने के लिए होने नहीं देंगे। जिस तरीके से यूक्रेन का मसला अटका हुआ है या गाजा का मसला अटका हुआ है, उसी तरह इसको भी पेश करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ईरान जो हम उम्मीद करते थे कि लचकदार रवैया अपनाएगा, और इसमें कोई लचकदार रवैया उसने नहीं बताया और हमें मिलिट्री कार्रवाई करना होगा। लेकिन इसमें एक नया मोड़ ये है कि जो भी अखबारें हैं
इसमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका जो है रूस से बातचीत कर रहा है इस मामले में कि रूस अपना असर और रसूख जो है ईरान पे इस्तेमाल कर सकता है और ईरान पे दबाव डाल के इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करने की बात करेगा और रूस इसके बावज क्या इस्तेमाल कर सकता है, क्या दे सकता है अमेरिका उसको, वो भी बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जो है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रॉमिस डायरेक्टली ईरान से नहीं कर रहे हैं, अगर रूस को करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूस कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। हालांकि दूसरे मामले में उनको अटका सकते हैं, लेकिन अगर रूस से दबाव ईरान पे डाल के एग्रीमेंट भी कराते हैं तो ये रूस और ईरान के ताल्लुकात पे बहुत गहरा असर होगा और नाराजगी होगी, और वही उनका मकसद है कि रूस और ईरान के बीच में जो ताल्लुकात हैं उसको किसी तरह कमजोर करना, ब्रेक करना और उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो ये अगर बातचीत ईरान की तरफ से जो काउंटर प्रपोजल जाएंगे अगर मंजूर नहीं है अमेरिका को, तो एक और प्रयास होगा, रूस के जरिए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असल असल बात यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के साथ जंग हो, चाहे वो इजराइल के हमले को लेकर या उसमें ईरान अमेरिका भी शामिल होने की बात हो या खाड़ी के देशों की तरफ से हो। ये तीनों जो है इस क्षेत्र में जंग नहीं चाहते, क्योंकि सभी का नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। खाड़ी के देशों का सबसे ज्यादा होगा, जहां अमेरिकी अड्डे हैं 12 अड्डे से ज्यादा, और इसराइल का भी नुकसान होगा, क्योंकि ईरान सिर्फ हाथ जोड़ के नहीं बैठेगा, जवाबी हमला करेगा, या उनके साथ ही एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वाले भी जवाबी हमला कर सकते हैं, चाहे हिजबुल्ला हो या यूपी हो या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट हो। और सबसे बढ़ के अमेरिका का भी नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। सिर्फ 40-50 हजार सिपाही जो अमेरिका के खाड़ी के देशों में जो हैं उनको निशाना नहीं बनाते, लेकिन जो उनका पूरा ये कतार में जो सेंट्रल कमांड है, जो कि पूरा ईस्ट अफ्रीका, इंडियन ओशन, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया को जो कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उस पर भी काफी नुकसान होगा और वो ठप हो जाएगा एक तरीके से, अगर ईरान जवाबी हमला करता है इन अमेरिकी अड्डों पे। तो उससे तेल के भाव भी बढ़ जाएंगे और किल्लत बढ़ेगी, या पूरी अर्थव्यवस्था पे अमेरिका और यूरोप के जो पहले ही रिसेशन में गूंज रहे हैं और कठिनाई से उनको आगे बढ़ना। जी। तो इस सूरत में अब एक मैं अभी एक असेसमेंट पढ़ रहा था, एक बहुत ही तफसीली आर्टिकल इजरायली मीडिया में। अब ये बात बार बार कही जा रही है, जिसमें एडियोत अखरोनोट है, हारेट्स है, वल्ला न्यूज है, बहुत से न्यूज आउटलेट्स के एक्सपर्ट्स ये लिख रहे हैं कि इजराइल को जंग में कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, जो कुछ मकासद तय किए गए थे उनमें से कुछ नहीं हाथ आ रहा है, हमास झुकने वाला नहीं है। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू इसको कब रियलाइज करेंगे? धीरे धीरे उनको अब पता चल रहा है कि उनकी जो भी इमेज थी सिक्योरिटी मैन बोल के, और वो इजराइल को सिक्योरिटी दिला सकते थे बोल के, एक सब जो है पंचर हो रहा है। हमास को पिछले 20 महीनों से उन्होंने खदेड़ने का वादा कर रहे हैं, लेकिन हमास जूं का त्यों है और इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं हर दिन। और इजराइल की साजिश वहां कुछ फलस्तीनियों को हथियार देके हमास के साथ लड़ाई झगड़ा, इंटर कॉन्फ्लिक्ट बनाने का, वो भी कुछ कामयाब नहीं नजर आ रहा है। और हिजबुल्लाह जो है जूं का तू है, उनके पास हथियार हैं, और लेबनीज गवर्नमेंट भी जो है इजरायली प्रोपेगेंडा को नजरअंदाज कर रही है कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करिए, उनके हथियार छीन लीजिए और उनको डिसआर्म करके पॉलिटिकल पार्टी रहने दीजिए बोल के, वो भी नहीं हो रहा है। तो हूथी को भी हर दिन इजराइल दोबारा बमबारी कर रहा है, उससे कोई उनका नुकसान नहीं हो रहा है। लगातार वो मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स सब भेज रहे हैं। तो इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक एड्स था, डोमिनेशन था इस एरिया में, सिर्फ हमास के खिलाफ या हिजबुल्लाह के खिलाफ या हूथी के खिलाफ नहीं है,
लेकिन ईरान के साथ भी उनका जो एड्स था, सुपीरियरिटी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ईरान नए नए मिसाइल्स और हथियार इजाद कर रहा है और नए नए ड्रोन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बढ़ के खतरा इजराइल को यह है कि ईरान के पास ऐसी क्षमता है कि हम उनके न्यूक्लियर साइट्स पे बमबारी करके वापस भी आए, जो कि मुश्किल है। तो ईरान जो हमला करेगा, जवाबी हमला, उससे काफी गहरा नुकसान होगा। तो अमेरिका भी इस कश्मकश में लग गया है कि हम करें तो क्या करें, तो ना करें तो क्या करें। तो इस तरीके से जो है रूस और चीन पीछे हटने वाले नहीं है ईरान के समर्थन में, और ईरान भी जो है 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। खाड़ी के देशों को भी चौकन्ना कर दिया है कि आप अगर इसमें शामिल होते हैं तो आपका भी जो है नुकसान होगा, आपको भी भुगतना होगा इस साजिश में, चाहे सऊदी अरब हो, बहरीन हो, इमारात हो या कतार हो। तो ये सब जो है सभी देश, अमेरिका से लेके इजराइल और खाड़ी के देश एड्ज पे हैं, और ये सिर्फ इसलिए है कि ईरान अपनी ताकत, अपनी कुव्वत पब्लिकली बताया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है इराक में, सीरिया में और इजराइल में, कि पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से उनके मिसाइल किस तरीके से हमला कर सकते हैं। मैं JNU के सेमिनार में था, जहां ईरान के एम्बेसडर से मैंने यही सवाल किया है कि अगर आप हमला करते हैं खाड़ी के देशों में जहां हजारों के लाखों के भारतीय हैं, तो उन पे क्या होगा। तो उन्होंने इतनी आसानी से जवाब दिया कि आप किस जमाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं कि पिन पॉइंटेड एक भी भारतीय उसमें हलाक नहीं होगा, उस तरीके से हम हमला करेंगे बोल के बहुत ही कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने बताया कि अब हालात ऐसे हैं कि ईरान की और उनके दोस्तों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका और ईरान अब ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। वो जो दादागिरी थी वो अब खत्म हो चुकी है, उसे एक्सेप्ट करना जितना जल्दी हो जाए वो एक्सेप्ट कर ले उतना ही बेहतर है। ऐसे हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।